नियत बड़ी ही सुंदर कहानी। जय श्री श्याम दोस्तों। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, समय राजा से रंग बनते देर नहीं लगती। उसी तरह कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास लाखों का व्यापार होता था। रंग से राजा बनते भी देर नहीं लगती। कहते हैं कि माया, छाया और काया ये कभी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में काफ़ी घाटा पड़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का कर्जदार बन जाता है और सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि बनी के सब साथी होते हैं, पर बिगड़ी का कोई नहीं। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन छूटते ही अपने सगे भी पराये हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार, भाई बंधु सभी दूरियां बनाने लगते हैं। दोस्तों, अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ गई तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों और रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि सेठ बहुत गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सेठ की हालत बद से बदतर होती चली गई। वह कर्ज में डूब गया। कर्ज मांगने वाले भी उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई न कोई उसके द्वार पर खड़ा ही रहता था। सेठ जी, आपने हमसे पैसे उधार लिया था, उसे चुकता क्यों नहीं कर रहे हो? एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। उनका पैसा कहाँ से चुकाए? ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास धन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने भी कहा, आप सही कह रहे हैं। अगर मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा फिर से शुरू कर लेंगे। पत्नी की सहमति मिलने पर सेठ अपनी पत्नी को साथ लेकर रात के अंधेरे में अपने ससुराल के लिए चल देता है। सेठ के ससुराल वालों से वहाँ लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही अपनी ससुराल के निकट पहुँचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहा, प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि अभी तक तो लोग हमसे मदद मांगने आते थे। मैं लोगों की मदद किया करता था, लेकिन अब मुझे किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी मदद न की और मना कर दिया तो मैं आत्मग्लानि से मर जाऊंगा। कहते हैं कि ये समाज उसी को खाने को पूछता है जो घर से खाकर आता है। जिसका पेट पहले से ही भरा होता है, लोग उसी को आमंत्रित करते हैं। भूखे लाचार लोगों को कोई नहीं पूछता। वह आगे बोला, तुम एक काम करो, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाए, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करे, तब तुम मुझे आकर यहाँ से बुला लेना। और अगर वे तुम्हारे साथ खुश होकर बात न करे, तुम्हारा कोई आदर सम्मान न करे, तब तुम खड़े खड़े ही वहाँ से लौट आना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूँगा। सेठ ने ऐसा कहकर अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर उसी कुएं पर छोड़कर अपने मायके जाती है और जाकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों
और भाभीयों ने जब देखा कि उनकी बहन ननद घर आई है तो वे सोचने लगे, इसका पति अब बहुत कंगाल हो गया है। कर्ज मांगने वाले इन्हें दिन रात परेशान करते रहते हैं, इसीलिए ज़रूर ये कुछ न कुछ हमसे मांगने ही आई होगी। कहते हैं कि निर्धन मनुष्य से सभी लोग कन्नी काटते हैं। सेठ की पत्नी अपने मायके के आंगन में काफ़ी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह वहीं से वापस लौट आई, उसी स्थान पर जहां उसका पति इंतज़ार कर रहा था। उसने पति को सारा हाल बताया। मेरे भैया और भाभीयों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, बैठने तक को नहीं कहा। सेठ बोला, प्रिय, अब हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम अब यहीं से अपने घर लौट चले। किस्मत में जो लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। ऐसा विचार करके सेठ और उसकी पत्नी वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। उसी समय पैदल का ही रास्ता था। चलते चलते जब वे अपने गांव के समीप पहुंच गए तब सेठ की पत्नी रास्ते में गिर पड़ी। वह गर्भवती थी और अधिक चलने की स्थिति में नहीं थी। दूर चलने के कारण उसका प्रसव वेदन उठ गई। उसने अपने पति से कहा, मुझे रास्ते से उठाकर पास के खेत में ले चलो। सेठ अपनी पत्नी को उठाकर पास के बाजरे के खेत में ले गया। वहीं सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब वह होश में आई तो उसने कहा, बच्चे को साफ करके मेरी गोद में दे दो और इस जेर के गंदे रक्त को कपड़े में बांधकर खेत में गाड़ दो। सेठ ने वही किया। वह गंदा कपड़ा बांधकर खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। अभी थोड़ा ही गहरा खोदा था कि उसे वहाँ एक कलसा दबा हुआ दिखाई दिया। सेठ ने उसे बाहर निकाला तो उसमें सोने की अस्परियाँ भरी हुई थी। सेठ खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास आया और बोला, भाग्यवान, परमात्मा ने हमारा दुख दूर कर दिया। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारा धन भी दे दिया। सच ही कहा है, जहाँ भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का इंतज़ाम पहले ही कर देता है। सोने की अस्परियाँ देखकर सेठ की पत्नी भी खुशी से भर उठी। सेठ अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर पहुंचा। ये सब रात्रि में हुआ था, इसीलिए किसी अड़ोसी पड़ोसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ ही दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और बचा हुआ धन लगाकर व्यापार फिर से शुरू कर दिया। अब सेठ का जीवन बड़े चैन से चलने लगा। वह फिर से बहुत धनवान बन गया। लेकिन ये बात उसके पड़ोसियों को रास नहीं आई। वे सोचने लगे, कल तक तो इनके घर खाने को नहीं था, कर्ज वाले इनके द्वार पर खड़े रहते थे, अचानक ऐसा कौन सा खजाना मिल गया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में कुछ लोग दूसरों की तरक्की और सुख चैन से सबसे ज़्यादा जलते हैं। इंसान दूसरों की तरक्की से दुखी तो होता है पर उससे सीखता कुछ नहीं। सेठ का खुशहाल जीवन पड़ोसियों को खटकने लगा। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ की पत्नी से पूछती है, बहन, समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक से फिर इतनी खुशहाल कैसे हो गई। तुम्हारा सारा कर्ज भी उतर गया और फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके असली रहस्य जानना चाहती थी। सेठ की पत्नी बड़ी भोली भाली थी। उसने जैसे जैसे धन मिला था वैसा सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही पड़ोसन अपने घर गई और सारी बात अपने पति को बताई। पड़ोसी तो बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वह खेत उसी जमींदार का था। धन की बात सुनते ही उसकी नीयत बिगड़ गई। वह बोला, वह खेत मेरा था, उसमें से धन मिला है तो वह धन मेरा होना चाहिए। सेठ से वह सारा धन वापस लेकर रहूँगा। उसने राजा के दरबार में सेठ पर मुकदमा दर्ज करा दिया। वह बोला, महाराज, फला सेठ को मेरे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। वह धन हमारे दादा ने गाड़ा था, इसीलिए उस धन पर हमारा अधिकार है। सेठ से वह धन हमें वापस दिलाया जाए। अब राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया
और उससे पूछा कि हे सेठ, सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा धन निकाल कर लाए हो। ये आदमी कह रहा है कि धन उसके दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान की। महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इसी दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। मित्रों, सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि धन तो सेठ को मिला है, इसीलिए उस धन पर अधिकार भी सेठ का ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके दादा को इसे धन देना होता तो वह पहले ही दे देता, उस ज़मीन में गाड़कर क्यों जाते। और अगर ये धन इसके भाग्य में होता तो इसे अब तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में धन गड़ा था तो अब तक इसके क्यों नहीं निकाला। राजा ने अपना हुक्म सुनाया, हे जमींदार, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वही नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उनके जन्म लेते ही सेठ को वह धन मिल गया। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्जा चुका दिया, सुख कर लिया, वह अलग। बाकी जो धन बचा है वह धन अदालत में जमा कर दिया जाएगा। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये सारा धन उसे दे दिया जाएगा। यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को ही सौंप दिया जाएगा। तुमने जो ये कहा था कि वह धन मेरे दादा का है, सो ये सत्य है। तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बनकर पैदा हुए और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर तुम्हारा भी कुछ अधिकार बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में है। जब तक ये सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए हर महीने 5 रुपये सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न रह गया। वह सोचने लगा, ये क्या, मेरा धन मिलने के बजाय मुझे 5 रुपये महीने उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देकर नीयत खराब की थी। ये उसी का नतीजा है। दोस्तों, वह जमींदार वहाँ से अपना समूह लेकर लौट गया और हर महीने 5 रुपये उस सेठ को देने पड़ते थे। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं पराये धन पर कभी नीयत खराब मत करो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अवश्य बताना। ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। धन्यवाद। जय श्री श्याम।